कहानी की शुरुआत होती है सन 1962 से, जहां हमें पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा शिप दिखाया जाता है जिसका नाम एंटोनिया ग्राजा है। इस शिप पर टोटल 600 पैसेंजर्स मौजूद हैं जो न्यूयॉर्क की तरफ जा रहे हैं। इस शिप में पार्टी चल रही होती है जहां एक बहुत ही खूबसूरत सिंगर गाना गा रही होती है और सभी लोग उस सिंगर के गाने को एंजॉय करते हुए मजे से डांस कर रहे होते हैं। शिप पर मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि कुछ मिनट बाद उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में सोचने से भी डर लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी इंजन रूम से एक लीवर ऊपर की तरफ उठाता है। लीवर के ऊपर उठते ही एक तेज नुकीला वायर टाइट होकर सब लोगों के आर पार चला जाता है। देखते ही देखते सब लोगों के बॉडी के 2 टुकड़े होने लगते हैं। यह एक बहुत ही दर्दनाक माहौल था जहां चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। एक बच्ची जिसका नाम केटी है वो बच जाती है क्योंकि उसकी हाइट कम थी, जिस वजह से वायर उसके सर के ऊपर से होता हुआ गुजर जाता है। इसके बाद हमें 40 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक टग बोट की मदद से एक बड़े शिप को खींच कर ले जा रहे होते हैं। तभी अचानक वो पुराना शिप डूबने लगता है। यह देखकर ग्रुप का लीडर अपनी टीम में से एक लड़की जिसका नाम मर्फी है उसे उस पुराने शिप पर भेज देता है ताकि मर्फी उस पुराने शिप को जिस वायर से बांध कर ले जाया जा रहा था उसे आजाद कर दे, वरना अगर यह पुराना शिप डूब गया तो उसके साथ साथ इनकी ये टग बोट भी डूब जाएगी। मर्फी जब उस पुराने शिप पर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि पुराने शिप के निचले हिस्से में दरार पड़ चुकी है, जिस वजह से शिप में तेजी से पानी भरता जा रहा है और अगले 5 मिनट में यह शिप पानी में डूब जाएगा। मर्फी ये बात अपनी टीम के लीडर को बताती है। ये सुनकर टीम का लीडर मर्फी को ऑर्डर देता है कि जिस वायर से हम इस शिप को खींच रहे हैं उस वायर को आजाद कर दो और फौरन वहां से निकलकर हमारे पास टग बोट पर पहुंचो, क्योंकि हम इस पुराने शिप को छोड़कर जाने वाले हैं। तभी टीम के 2 और साथी भी मर्फी के पास पहुंच जाते हैं और वो भी मर्फी को बाहर निकलकर शिप को छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन इस शिप को ढूंढने में उन्हें 3 महीने लगे थे, जिस वजह से मर्फी इतनी आसानी से इस शिप को छोड़कर नहीं जाने वाली थी। वो शिप को बचाने के लिए नीचे पानी में कूद जाती है, जिसे देखकर ऊपर बैठे 2 साथी भी औजार लेकर मर्फी के पीछे कूद जाते हैं। ये तीनों जैसे तैसे करके शिप को डूबने से पहले ही उसकी दरार पर वेल्ड करके शिप को डूबने से बचा लेते हैं और इस शिप को यह लोग मार्केट में बेचकर बहुत सारा पैसा बना लेते हैं और यह पैसा टीम का लीडर सभी लोगों में बराबर बराबर बांट देता है। यहीं जैक नाम का एक आदमी इन लोगों पर काफी देर से नजर रखे हुए था और इन सब की बातें सुन रहा था। उसे पता चल जाता है कि यह लोग समुद्र में जो शिप गायब हो जाते हैं ये लोग उन शिप्स को ढूंढ निकाल कर मार्केट में बेचकर पैसा कमाते हैं। जैक नाम का वो आदमी इनके पास आता है और इस टीम के लीडर को एक शिप के बारे में बताता है जिसमें खजाना छुपा हुआ है। जैक असल में उस शिप की बात कर रहा था जिसे 40 साल पहले एक अनजान आदमी ने लीवर खींचकर सब लोगों को मार दिया था। टीम के लीडर ने भी उस 40 साल पहले गायब हुए एंटोनिया ग्राजा नामी शिप के बारे में सुना था। टीम का लीडर कहता है कि इस शिप को बहुत से लोगों ने ढूंढा पर आज तक वो शिप किसी को भी नहीं मिला। जैक टीम के लीडर से कहता है कि मुझे पता है कि वो शिप समुद्र के किस हिस्से में है। अगर हम इस शिप को लाकर मार्केट में बेचेंगे तो हम रातों रात अमीर हो जाएंगे। पैसों का सुनते ही ग्रुप के सारे लोग इस मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले ही दिन ये लोग अपने टग बोट में उस एंटोनिया ग्राजा नाम की शिप को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कई दिनों के सफर के बाद ये लोग समुद्र के एक बहुत ही वीरान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां टीम के एक आदमी को किसी शिप के आसपास होने का सिग्नल मिलता है। ये लोग समझ जाते हैं कि वह शिप जो आज से 40 साल पहले खो गया था वह यहीं कहीं पर है। थोड़ा ही आगे बढ़ने पर इनके सामने एक बहुत ही बड़ा शिप आ जाता है। ये वही शिप है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था और ये शिप पिछले 40 सालों से समुद्र में गायब हो गया था। इस शिप को देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि इस शिप को बेचकर ये लोग माला माल हो जाएंगे। अब टीम का लीडर 2 लोगों को टग बोट में ही रहने के लिए कहता है और खुद कुछ साथियों के साथ उस पुराने शिप की जांच के लिए अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही इन लोगों को बहुत ही अजीब सी आवाज आने लगती है जिसे सुनकर ये लोग घबरा जाते हैं। इसके बाद टीम का लीडर अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। ये लोग उस आवाज को फॉलो करते हुए एक बड़ी सी घड़ी के पास पहुंचते हैं जहां ये लोग देखते हैं कि उस घड़ी का कांटा अभी भी हिल रहा है। कुछ देर बाद अचानक उस घड़ी का कांटा रुक जाता है। यह देखकर उन्हें कुछ अजीब लगता है। अब ये लोग शिप की ओर जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अंदर ये जहाज पूरी तरह से बिखर चुका था, जहां सारी चीजें टूट चुकी थी और जहाज के लोहे में जंग लग चुका था। ये लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तब उनका एक साथी नीचे फ्लोर टूटने की वजह से गिरने ही वाला होता है कि तभी मर्फी उसे पकड़ लेती है और जब मर्फी अपने साथी को ऊपर खींचती है तब उससे नीचे एक लड़की दिखाई देती है। ये वही लड़की है जो आज से 40 साल पहले यानी कि सन 1962 में शिप में अकेली बची थी, जिसके सिर के ऊपर से वायर गुजरा था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि 40 साल बाद भी उसकी उम्र उतनी ही थी, जिसका मतलब यह है कि यह उस लड़की की आत्मा है। मर्फी उस लड़की को जब दोबारा देखती है तो वह लड़की अचानक कहीं गायब हो जाती है। अब ये लोग जैसे तैसे करके अपनी साथी को ऊपर की ओर खींच देते हैं। यहाँ मर्फी को कुछ समझ नहीं आता कि उसने जो देखा वह सच था या फिर कोई वहम, लेकिन यह सब देखकर मर्फी बहुत ज्यादा डर जाती है। अब यह शिप बहुत ही ज्यादा
ज्यादा बड़ा था, इसलिए ये लोग इसे और एक्सप्लोर करने लगते हैं और चलते चलते शिप के मेन कैबिन तक पहुंच जाते हैं, जहां जांच करते हुए उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है। ये देखकर ये लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, क्योंकि आज से 40 साल पहले इस तरह की डिजिटल वॉच नहीं हुआ करती थी। और इस वॉच को देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि जरूर हमसे पहले भी यहाँ कुछ लोग आ चुके हैं। इसके बाद ये सब वापस अपने टग बोट पर आते हैं और टीम का लीडर डिसाइड करता है कि अगले दिन हम इस शिप को टग बोट से बांध कर ले जाएंगे। अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि शिप में एक बहुत बड़ा होल है, जिसकी वजह से धीरे धीरे शिप पानी में डूब रहा है। टीम का लीडर कहता है कि इस हालत में शिप को टग बोट से बांध कर ले जाना नामुमकिन है, क्योंकि शिप में ढेर सारा पानी जमा हो चुका है। पानी की वजह से शिप का वजन कई गुना बढ़ चुका है, इसीलिए इस पुराने शिप को टग बोट से बांध कर ले जाना एक बेवकूफी होगी। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले हम शिप के होल को वेल्ड करके बंद करेंगे और फिर शिप के अंदर मौजूद सारा पानी निकाल कर इसे टग बोट से बांध कर ले जाएंगे। कैप्टन की बात सबको ठीक लगती है, जिसके बाद ये सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ साथी शिप के होल को रिपेयर करने में लग जाते हैं और कुछ शिप के अंदर मौजूद खजाना ढूंढने में लग जाते हैं। मर्फी खजाने की जांच में आगे बढ़ते हुए एक स्विमिंग पूल के पास पहुंचती है। स्विमिंग पूल को देखकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि स्विमिंग पूल पर ढेर सारे गोलियों के निशान थे। अब वह स्विमिंग पूल से जब ऊपर की तरफ आ रही होती है, तभी एक बार फिर से वह लड़की मर्फी के सामने आ जाती है, जिसे देखकर डर के मारे मर्फी वापस नीचे पूल में गिर जाती है। उसका सर तेजी से स्विमिंग पूल के फ्लोर से टकराता है और खून निकलना शुरू हो जाता है, पर स्विमिंग पूल उसके खून को अब्सॉर्ब कर लेता है। मर्फी एक बार फिर से जब ऊपर देखती है तो वो लड़की वहाँ नहीं थी और अब वहाँ पर जैक होता है। जैक मर्फी को स्विमिंग पूल से बाहर निकालने में मदद करता है। बाहर निकलते ही मर्फी जैक से कहती है कि मैंने अभी अभी यहाँ पर एक लड़की देखी है, लेकिन पता नहीं वह अचानक कहाँ गायब हो गई। जैक मर्फी से कहता है कि यह तुम्हारा वहम होगा, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और इन दोनों के यहाँ से जाने के बाद स्विमिंग पूल पूरी तरह से खून से भर जाता है। दूसरी तरफ टीम के लीडर को उस पुराने शिप के कैप्टन का रूम मिल जाता है। टीम का लीडर जब रूम के अंदर जाता है तो रूम काफी बुरी हालत में था। रिसर्च करने पर टीम के लीडर को वहाँ पर कुछ भी खास नहीं मिला। जब टीम के लीडर की नजर सामने टेबल पर पड़ती है तो वह देखता है कि टेबल पर एक शराब की बोतल और ग्लास में किसी ने पैक बनाकर रखा है। यह सब देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई शराब पीकर चला गया हो। टीम का लीडर जैसे ही इस ग्लास को उठाकर पीने वाला होता है, तब उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ती है और शीशे में टीम के लीडर को इस पुराने शिप का कैप्टन दिखाई देता है। यह देखकर टीम का लीडर बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके हाथ से शराब की ग्लास गिरकर टूट जाती है और टीम का लीडर डर के मारे वहां से निकल जाता है। इस शिप पर सभी के साथ अजीबोगरीब इंसिडेंट्स हो रहे थे। टीम का एक साथी जिसका नाम मार्क है, उसे इस शिप पर किसी लेडी सिंगर के गाने की आवाज सुनाई देने लगती है। वह उस आवाज को फॉलो करते हुए शिप के ग्राउंड एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर वह लेडी सिंगर भी मौजूद होती है। ये वही सिंगर थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। दूसरी तरफ मर्फी और जैक आगे बढ़ते हुए लॉन्ड्री रूम से बाहर जाने वाले गेट को जैसे ही खोलते हैं, तभी अंदर जमा हुआ सारा पानी उनके ऊपर आ जाता है, जिसमें कई सारे लोगों की डेड बॉडीज थी। मर्फी और जैक डर के मारे वहां से आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए उनके सामने एक कैबिन का दरवाजा खुलता है। अंदर जाने पर जैक को एक बहुत ही लग्जरी कार मिलती है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है, पर मर्फी को यहाँ कुछ गड़बड़ महसूस होता है, इसलिए वह जल्दी ही यहाँ से निकलना चाहती थी। तभी एक दूसरे रूम से उन्हें कुछ हिलता हुआ नजर आता है। जब ये दोनों उस चीज के करीब आते हैं और उसके ऊपर रखा हुआ सामान हटाकर देखते हैं, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां पर सोने से भरा हुआ एक बॉक्स पड़ा था। ये देखकर मर्फी अपने बाकी साथियों को तुरंत बुला लेती है और जब सब यहाँ पहुंचते हैं तो सामान हटाने पर उन्हें इसी तरह के 9 बॉक्स मिलते हैं और हर एक बॉक्स में 28 गोल्ड प्लेट्स पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि ये सभी रातों रात अमीर हो गए। इतने बड़े खजाने को ढूंढने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस शिप को यहीं छोड़ देंगे और सिर्फ सोना यहाँ से लेकर जाएंगे। इसके बाद ये लोग सारा का सारा गोल्ड अपने टग बोट पर रख देते हैं और अब ये लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। टग बोट को चलाने वाला कैप्टन बोट को स्टार्ट करने के लिए इंजन की सफाई करने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि टग बोट में रखा गया सिलेंडर का वाल्व अपने आप चालू हो गया है, जिससे हवा में गैस फैलना शुरू हो जाता है। वही मर्फी एक बार फिर से उसी लड़की को देखती है जो उसकी तरफ तेजी से भागती हुई आ रही होती है, जैसे वह मर्फी को कोई बात बताना चाहती है, पर तभी उसे कोई पकड़कर नीचे धकेल देता है और जैसे ही टग बोट का कैप्टन इंजन को ऑन करता है, तभी सिलेंडर से निकली गैस की वजह से पूरे बोट में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें टग बोट का कैप्टन मारा जाता है। अब ये लोग समुद्र के बीचों बीच एक सुनसान शिप पर फंस चुके थे। ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उनके पास जो यहाँ से निकलने का टग बोट था
वह पूरी तरह से तबाह हो चुका था। इनका एक साथी जिसका नाम मार्क है, वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद उनकी शादी होने वाली थी और अब उसे लगता है कि वह कभी भी यहाँ इस शिप से बचकर नहीं जा पाएगा। परेशानी में मार्क वहाँ रखी कई साल पुरानी शराब पीने लगता है। दूसरी तरफ मर्फी भी कंफ्यूज्ड होती है कि उसे बार बार वह लड़की क्यों दिखाई दे रही है। इसीलिए मर्फी उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश करती है। वह शिप के डेटा में पैसेंजर्स के नाम चेक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जो लड़की उसे दिखाई दे रही है उसका नाम केटी है। रिसर्च करते हुए वह केटी के रूम तक पहुंच जाती है, जहां अलमारी का दरवाजा खोलते हुए उसे केटी का ढांचा मिल जाता है, जिसे देखकर मर्फी बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जैसे तैसे करके मर्फी खुद को संभालती है और उस ढांचे के गले में लटके लॉकेट को उतार कर देखती है, जिसमें उस छोटी लड़की के पेरेंट्स की फोटो थी जो उसके पीछे ही खड़ी थी। उसे देखकर मर्फी को एक जोरदार झटका लगता है। केटी कहती है कि वह लॉकेट बंद मत करना, क्योंकि बहुत साल बाद मैं अपने मॉम डैड को देख रही हूँ। मर्फी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक मरी हुई लड़की से बात कर रही है, पर जब वह लॉकेट को केटी के हाथ में देने लगती है तो लॉकेट केटी के हाथ से आर पार चला जाता है और अब जाकर मर्फी को यकीन हुआ कि यह लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है। केटी मर्फी को बताती है कि इस शिप पर और भी कई सारे लोगों की आत्मा कैद है और तब तक यह सोल यहाँ से आजाद नहीं हो सकती जब तक उस आदमी को न मारा जाए जो लोगों की आत्मा को यहाँ पर कैद करता है। मर्फी केटी से पूछती है कि कौन है वो आदमी जिसने तुम्हें और बाकी लोगों की आत्माओं को यहाँ कैद कर रखा है। केटी जैसे ही मर्फी को उस आदमी के बारे में बताने वाली होती है, तभी अचानक छत पर कुछ अजीब से कीड़े निकलने लगते हैं, जिसे देखकर केटी बहुत ज्यादा डर जाती है और वह मर्फी से कहती है कि जल्द से जल्द इस शिप से तुम लोग निकल जाओ वरना तुम लोग मारे जाओगे। इसके बाद केटी गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मार्क पूरी बोतल पीने के बाद उसे चक्कर आने लगा। उसके आसपास पड़े सभी टेबल और चेयर्स हिलने लगते हैं। देखते ही देखते सब कुछ रिपेयर होकर नया हो गया और आज से 40 साल पहले जो लोग इस शिप में मारे गए थे वह दोबारा से मार्क के सामने जिंदा खड़े हो गए। मार्क बीच में खड़ा था, जिसके चारों तरफ लोग उसके लिए तालियां बजाने लगे। शुरू में तो मार्क को भी कुछ अजीब लगता है, लेकिन फिर वह सोचता है कि यह सब शराब का कमाल है। अगले ही पल वह लेडी सिंगर मार्क के करीब आ गई और वह मार्क के साथ इंटीमेट होने लगी। लेडी सिंगर पूरी तरह से मार्क को अपने वश में करके अपने पीछे लगा देती है। मार्क भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे जाने लगा। बेवकूफ मार्क को पता ही नहीं चलता कि ये सिंगर उसे एक ट्रैप में फंसा रही है। वह लेडी सिंगर फ्लोर के किनारे पर खड़ी होकर मार्क को बुलाने लगती है। मार्क इस सिंगर को हासिल करने के चक्कर में फ्लोर से नीचे गिरकर मारा जाता है। वही हमें टीम के लीडर को दिखाया जाता है, जो इस पुराने शिप के कैप्टन के रूम में बैठा होता है। तभी वह देखता है कि शराब की बोतल अपने आप ही सरकने लगी। कुछ देर बाद उसके सामने इसी शिप के कैप्टन की आत्मा आ जाती है। यह देखकर टीम का लीडर काफी ज्यादा घबरा जाता है। तब शिप का कैप्टन उसे ग्लास में शराब डालकर पीने के लिए देता है। साथ ही वह उसे फोटो देता है जिसमें एक शिप होता है जिसका नाम लोरली है। कैप्टन बताता है कि आज से कई साल पहले हमारे पास एक आदमी आया था जिसने हमें लोरली शिप के बारे में बताया। उसने कहा कि लोरेलाई शिप में बहुत ही बड़ा खजाना छुपा हुआ है। जब हमने लोरेलाई शिप को रेस्क्यू किया तब हमें सच में वो सारा खजाना मिला। कैप्टन टीम के लीडर को एक दूसरी फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये वो आदमी है जिसने हमें लोरेलाई शिप का बताया था। टीम का लीडर उस आदमी की फोटो देखकर उसके गले में सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक था और यह फोटो 40 साल पुरानी थी। 40 साल गुजरने के बाद आज भी उसके उम्र में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह फोटो में बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसे 40 साल पहले दिखता था। अब टीम का लीडर समझ जाता है कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। ये सब समझते ही टीम का लीडर जल्द ही अपनी टीम को इस शिप से निकालना चाहता था। वह जल्दी से अपने साथियों को ढूंढने लगता है, पर तभी उसके सामने उसका वही साथी आ जाता है जो टग बोट में गैस खुलने की वजह से ब्लास्ट में मारा गया था। दरअसल ये ब्लास्ट में मारे जाने वाले आदमी की आत्मा होती है, जो टीम के लीडर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लीडर उससे खुद को बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी उसके सामने मर्फी आ जाती है। अब ब्लास्ट में मारा जाने वाले आदमी की आत्मा तो गायब हो जाती है, पर टीम के लीडर को मर्फी का चेहरा उसी ब्लास्ट में मारे जाने वाले साथी की तरह दिख रहा होता है, जो कुछ देर पहले भूत बनकर उसके पीछे आ रहा था। इसीलिए टीम का लीडर मर्फी को भूत समझकर उसके ऊपर हमला कर देता है, पर मर्फी खुद को बचाने के लिए उसके पैर को घायल कर देती है। लेकिन इससे टीम के लीडर का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता। वह दोबारा से मर्फी पर हमला करने के लिए खड़ा होता है। इससे पहले कि वह मर्फी को मार पाता, तभी पीछे से जैक आकर लीडर को लोहे के रॉड से सिर पर मारकर बेहोश कर देता है। जैक वही आदमी है जो इन सबको यहाँ लेकर आया था। पूरी टीम में सिर्फ टीम के लीडर को ही पता चल चुका था कि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, और जैक को भी समझ आ गया था कि टीम के लीडर को मेरी सारी सच्चाई मालूम हो गई है। इसलिए वह टीम के लीडर को अपने रास्ते से हटाने के लिए सबको उसके खिलाफ भड़काता है। वो कहता है कि अगर ये दोबारा होश में आ गया तो यह हम में से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। सबको जैक की बात ठीक लगती है, इसलिए यह लोग अपने लीडर को एक टैंक में फेंक देते हैं। अब यहाँ से
निकलने का कोई और रास्ता न मिलने पर यह लोग प्लान के मुताबिक शिप को रिपेयर करने के काम में लग जाते हैं। जल्द ही शिप में जिस सुरंग से पानी अंदर आ रहा था उस सुरंग को यह लोग वेल्ड कर देते हैं और पंप के जरिए जहाज के अंदर जमा हुआ पानी बाहर निकालने लगते हैं। मर्फी देखती है कि उनका एक साथी जिसका नाम मार्क है वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए मर्फी उसे ढूंढने निकल पड़ती है। तभी उसके सामने उस लड़की की आत्मा एक बार फिर से आ जाती है जो उसे दिखाती है कि तुम जिस आदमी को ढूंढ रही हो वह मर चुका है। यह मार्क होता है जो लेडी सिंगर को पाने के चक्कर में मारा गया। और अब यह लड़की मर्फी के कंधे पर हाथ रखकर उसे 1962 की उस रात में ले जाती है जहां यह सारा इंसिडेंट हुआ था, जब सबके सब शिप में मारे गए थे। उस रात शिप पर मौजूद सभी लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और यह सब एक ग्रुप कर रहा था जिसका मकसद था इस शिप पर मौजूद सारा गोल्ड चुराना। इन लोगों ने कुछ लोगों को खाने में जहर मिलाकर मार डाला, कुछ लोगों को वायर से काटकर उनके 2 टुकड़े कर दिए और कुछ को गोलियों से छलनी कर दिया गया। इनके कहर से केटी भी नहीं बच पाई। उन्होंने केटी को उसके रूम में ले जाकर फांसी पर लटका दिया। इन सब के पीछे थी वही लेडी सिंगर जिसने गोल्ड लूटने के लिए यह पूरा प्लान बनाया था और अपने लोगों की मदद से उसने शिप पर मौजूद सभी लोगों को मार डाला। अब सारा गोल्ड उनके कब्जे में था। शिप का ऑफिसर भी लेडी सिंगर से मिला हुआ था। लेडी सिंगर के एक इशारे पर वह अपने ही साथियों को मार देता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है लेडी सिंगर उसे भी गोली मार देती है। लेडी सिंगर को लगता है कि सारा गोल्ड अब उसी का हो चुका है क्योंकि शिप पर मौजूद सभी लोग मारे जा चुके थे। लेकिन यही एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था और वह लोहे की चेन से लेडी सिंगर को लटकाकर मार देता है। मर्फी केटी की मदद से ये सब देख रही होती है और तभी वह इस गेम के मास्टरमाइंड को भी देख लेती है, जिसे देखकर मर्फी शॉक हो जाती है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जैक है जो इन्हें गोल्ड का लालच देकर यहाँ पर लेकर आया। क्योंकि शिप में छेद हो चुका था और शिप धीरे धीरे पानी में डूब रही थी, इसलिए शिप को बचाने के लिए कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो शिप को डूबने से बचा सके। इसलिए जैक ने चालाकी से इन्हें यहाँ लाया। अब शिप पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, इसलिए जैक को अब इन लोगों की कोई जरूरत नहीं थी और अब वह इन सबको भी मार देगा। यह सब समझते ही मर्फी को याद आता है कि हमने जैक की बातों में आकर अपने लीडर को टैंक में बंद कर दिया था। अब मर्फी अपने लीडर की जान बचाने के लिए उसके पास दौड़ कर जाती है, लेकिन अब टैंक में पानी भरने की वजह से लीडर की मौत हो गई होती है। मर्फी अपने लीडर को बचाने के लिए टैंक का कांच तोड़ने की कोशिश करती है, पर टैंक का कांच बहुत ही मजबूत था, इसलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी लीडर को बचा नहीं पाती। इसके बाद मर्फी अपने एक साथी के पास आती है जिसका नाम डॉज है। मर्फी डॉज को जैक की सारी सच्चाई बता देती है और कहती है कि जैक तुम्हें जहां भी नजर आए उसे शूट कर दो, मैं अपने एक और साथी को ढूंढने जा रही हूँ। मर्फी के जाने के कुछ देर बाद जैक डॉज के सामने आ जाता है, जिसे मर्फी ने कहा था कि जैक जहां भी नजर आए उसे शूट कर दो। डॉज जैक से कहता है कि यहीं पर खड़े रहो और अपनी जगह से हिलना मत। ये सुनकर जैक समझ जाता है कि मर्फी ने इसे मेरी सारी सच्चाई बता दी है। तब जैक डॉज को बातों में उलझाकर डॉज से बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन डॉज जैक की होशियारी समझ जाता है और वो फौरन जैक पर बंदूक की गोली चला देता है, जिससे जैक दूर जा गिरता है। जिसके बाद डॉज जैक के पास आता है और देखता है कि जैक मारा जा चुका है। यह देखकर डॉज वहां से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि जैक अभी भी मरा नहीं है। दूसरी तरफ मर्फी अपने जिस साथी को ढूंढने गई थी, मर्फी को पता चल जाता है कि वो पानी में मारा गया है। अब डॉज के अलावा मर्फी के सारे साथी मारे जा चुके थे, इसलिए मर्फी डिसाइड करती है कि वो इस पूरे शिप को तबाह कर देगी। जिसके बाद मर्फी शिप के हर एक कोने में बॉम्ब फिट करने लग जाती है और तभी उसके पास डॉज आ जाता है। डॉज मर्फी को बताता है कि मैंने जैक को मार दिया। ये सुनकर मर्फी कहती है कि जैक नहीं मरने वाला है, क्योंकि जैक कोई इंसान नहीं बल्कि एक डीमन है, इसलिए हमें यह पूरी शिप ब्लास्ट करनी होगी ताकि जैक हमारी तरह और किसी इंसान को यहाँ लाकर न फंसा सके। और जैक ने जितने भी सोल्स को इस शिप में कैद कर रखा है वो सभी आजाद हो जाएंगे। डॉज यहाँ पर गुस्से से मर्फी को समझाता है कि हमें शिप को ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से शिप में रखा सारा गोल्ड बर्बाद हो जाएगा और हमें बिना गोल्ड हासिल किए खाली हाथ घर लौटना होगा। मर्फी कहती है कि यह गोल्ड दरअसल जैक का एक चाल है जो हम यहाँ से कभी भी नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए मुझे हर हाल में यह शिप ब्लास्ट करनी होगी। अब जैक समझ जाता है कि मर्फी किसी भी हाल में नहीं मानने वाली, इसलिए जैक अपने असली रूप में आ जाता है, जिससे हम समझ जाते हैं कि जैक ने डॉज को भी मार दिया था। जैक उसे बताता है कि तुम्हारा और मेरा काम एक ही है, जिस तरह से तुम समुद्र में फंसी हुई शिप्स को जमा करती हो उसी तरह से मैं सोल्स को जमा करता हूँ। पहले मैं भी इंसान था, लेकिन मैंने बहुत पाप किए जिसके बदले मुझे यह काम दिया गया और अब मैं सोल कलेक्टर हूँ जिसके लिए मुझे शिप की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम इस शिप को ब्लास्ट करो। जैक मर्फी को एक चांस देता है। वो कहता है कि जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें इस शिप को ब्लास्ट नहीं करना होगा। पर मर्फी उसकी बात नहीं मानती, जिसके
जिसके बाद जैक एक लोहे के रॉड से उस पर हमला कर देता है, जिससे मर्फी नीचे गिर जाती है। अब जैसे ही जैक मर्फी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब मर्फी एक तीर चलाकर उस बॉम्ब वाले रिमोट पर निशाना लगाती है और खुद फौरन पानी में कूद जाती है, जिसके बाद शिप में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की वजह से शिप पानी में डूबने लगती है और मर्फी पानी के अंदर शिप के नीचे फंस चुकी होती है। अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता और उसकी सांसें भी फूलने लगती हैं। पर तभी वहां पर केटी की आत्मा आती है, जो मर्फी को हाथ से पकड़कर ऊपर का रास्ता दिखाती है। तब मर्फी देखती है कि जैक ने जितने भी सोल्स को कैद कर रखा था, वो सभी सोल्स आजाद हो गई हैं। मर्फी बड़ी मुश्किल से ऊपर सरफेस पर आ जाती है और वो देखती है कि शिप में जितने भी सोल्स थे वो सब अपनी असली दुनिया में जाने लगे हैं। दरअसल यहाँ जितने भी सोल्स थे वो सभी जैक के गुलाम थे। सिर्फ केटी की सोल उसकी गुलाम नहीं बन पाई, क्योंकि केटी की सोल पवित्र थी, जिस वजह से जैक उस पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसीलिए केटी की सोल बार बार मर्फी की मदद कर रही थी। यहाँ मर्फी एक बॉक्स के सहारे समुद्र में तैरती रहती है और तभी वो एक शिप तक पहुंच जाती है, जो शिप उसे रेस्क्यू कर लेता है। जब उसे पोर्ट पर लाया जाता है तो वह अपनी एम्बुलेंस से देखती है कि जैक अभी भी जिंदा है और शिप का जितना भी गोल्ड था वो उस गोल्ड को एक दूसरे शिप में ट्रांसफर कर रहा है, ताकि उस गोल्ड के लालच में वो और भी लोगों को मार सके और उनकी आत्माओं को कैद कर सके। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।